हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमिटी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भाई प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं सभी लोग, मुझे बता देंगे जल्दी से और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताएंगे आपकी स्टडी कैसी चल रही है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग ऑन, इट इज़ स्मूथली और नॉट। तो मुझे जल्दी से बताएंगे और फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो आज इस लेक्चर में हम क्या बताने वाले हैं भाई, हमने प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कशन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हैं उनको हमने बताया, अच्छे से उनको इलोबरेट किया। ठीक है, चारों इक्वेशन बताई। फिर उसके बेसिस पर हमने ये भी बताया जो एक रिलेशन आता था C इक्वल टू ई नोट अपॉन बी नोट। फिर हमने C इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट को भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका था भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता लग गया क्या होती है, क्या भला है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको पता लग गया। और हमारा यही मकसद था कि आपको बताएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। वास्तव में इट इज ए डिस्टर्बेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में प्रेजेंट होता है तो बाय द वेरिएशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, एंड सेम फिनोमेना हैपन्स, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूसेस द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो आपस में जो वाइब्रेशंस होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर होगा, और जो ट्रेवलिंग जो वेव ट्रेवल करेगी उसकी जो डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की जो डायरेक्शन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ये बताया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी, अपनी इक्वेशंस के बेसिस पर उन्होंने ये बता दिया कि देयर शुड बी ए एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने बताया जब जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा मतलब उसके चारों ओर एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिनोमेना चलता रहेगा। ये जो है चार्ज पार्टिकल यदि ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो वो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। वेव ऐसे चलेगी, वेव की डायरेक्शन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। उन्होंने थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन किया, लेकिन प्रैक्टिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिकली अभी तक पता नहीं चला कि वास्तव में है क्या कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हर्ट्ज जो था, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है ना, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है ना, जो हम फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट लेते हैं हर्ट्ज, तो वही हेनरिक हर्ट्ज। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया कि ऐसा ऐसा हम करें तो हम बता सकते हैं कि हाँ देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम आपको बताएंगे कि हाँ उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हो गई है। तो हेडिंग आज की अपनी ये होगी, टॉपिक आज का अपना ये होगा, वो होगा हेनरिक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, वेरी पॉपुलर है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है प्यारे दोस्तों, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता कई बार, लेकिन वैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स के अंदर वो अच्छी बनेगी। देखो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट किस लिए आया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये जो है प्रूफ है, वेरिफिकेशन है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इट इज़ ए, मैं बोल सकता हूँ कि जो हेनरिक हर्ट्ज था, हेनरिक जो हर्ट्ज है, हेनरिक हर्ट्ज ने ये इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने बताया कि प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूव किया, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया, ठीक है ना, ही प्रूव्ड या मैक्स या है हर्ट्ज जो है ना प्रूव्ड, ठीक है, इट इज़ प्रूवन, ठीक है ना, इन दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूवन, it was proven that क्या, that there, ठीक है ना, there would be a existence of an electromagnetic wave,
उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे बताया वो हम बता देते हैं। चलो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, जब जब कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, बिल्कुल वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब जो एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना, जो ऑसिलेटरी जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, दे इटसेल्फ, ठीक है ना, दे देमसेल्व्स सफिशिएंट टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने में सक्षम है। कैसे सक्षम, उन्होंने कैसे किया देखो। क्या हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने आपको बताया था, ऑल्टरनेटिंग करंट की जब हमने बातें की थी तो हमने बताया था एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशन में याद करो, जो चार्ज जो होता था वो ऑसिलेटरी मोशन करता था, Q = Q0 cos ωt। चार्ज जो था वो ऑसिलेटरी मोशन करता था, मतलब चार्ज का ऑसिलेशन होता था, मतलब करंट का ऑसिलेशन होता था, याद है। फिर हमने ये भी प्रूव किया था कि एनर्जी का ऑसिलेशन भी होता है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपस में क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। बताया था नहीं, बताया बिल्कुल। तो वैसा सा ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, अपना एक सेटअप लिया, उन्होंने एक एलसी सर्किट बनाया। क्या बनाया, एलसी सर्किट बनाया। देखो, उन्होंने पहली बात तो ली एक इंडक्शन कोइल। देखो कैसे किया वो बता देते हैं, एक बार सुन लो आप। इंडक्शन कोइल ये क्या है, ये जो लाइन दिखा रहा हूँ वास्तव में ये जो है वो कोर को रिप्रेजेंट कर रही है ना, सॉफ्ट आयरन कोर, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। एक तरह से ट्रांसफॉर्मर बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ मैं, एक तरह से मैं बना रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर। और ये ट्रांसफॉर्मर आप बताओगे कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि हमें यहाँ पर हाई वोल्टेज गेन करनी है। हमें क्या करनी है, हाई वोल्टेज गेन करनी है यहाँ पर प्यारे दोस्तों। इन्होंने क्या किया, हर्ट्ज भाई साहब ने ये बोला कि आप एक कैपेसिटर लो, ठीक है ना, आप क्या लो, एक कैपेसिटर लो इस प्रकार से। आप जो एक कैपेसिटर लो इस प्रकार से, ले लिया आपने कैपेसिटर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया कर दिया, तो आपने ले लिया तो। और ये जो यहाँ पर आपने एक सोर्स लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपने यहाँ पर पुट किया, ठीक है ना। ये जो डैश करके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये क्या है, इंडक्शन कोइल है, ठीक है ना, या ट्रांसफॉर्मर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, इंडक्शन कोइल है। देखो इसमें क्यों ले रहे हैं वो भी बताएंगे अभी। इंडक्शन कोइल, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, अच्छी लगा। ये जो है वो अपने पास, ठीक है, ये अपने पास प्राइमरी कोइल है, ठीक है ना, ये प्राइमरी कोइल है, यानी ये अपने पास प्राइमरी कोइल है, ठीक है ना, प्राइमरी कोइल P11 बोल दिया। ये अपने पास क्या होगी, सेकेंडरी कोइल होगी, ठीक है ना, ये सेकेंडरी कोइल होगी, यानी इसको मैंने बोल दिया S1 बोल दिया, ठीक है ना, ये हमने S2 बोल दिया, या S बोल दो इसको, ठीक है ना, इसको S1 S2 बोल दो, प्राइमरी कोइल। ये P1 S2, ठीक है ना, ये इंडक्शन कोइल हो गया, ट्रांसफार्मर का काम किया। हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, पहली बात तो ये क्या है, ये कैपेसिटर है, ये मेटल प्लेट्स हैं, किसकी है, मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट ही तो होती हैं। तो ये प्यारे दोस्तों मेटल प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट्स हैं, ठीक है ना, मेटल प्लेट्स हैं। और ये मेटल प्लेट्स जो हैं, ठीक है, ब्रास से बनी हुई होती हैं, ब्रास से, ब्रास को यूज़ में लिया गया, ठीक है ना। अब इसकी जो विड्थ ली, इसकी स्क्वायर, इस प्लेट की जो विड्थ ली ने, वो कितनी ली अपने पास, 40 सेंटीमीटर की विड्थ ले ली गई। कितनी ले ली गई, 40 सेंटीमीटर की विड्थ ले ली गई। बहुत ही बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, 40 सेंटीमीटर ले ली गई। अच्छा जी, 40 सेंटीमीटर इनकी विड्थ ले ली गई, ठीक है ना, यहाँ से इस प्रकार से। और इनकी जो डिस्टेंस है, दोनों का जो सेपरेशन है, वो 60 सेंटीमीटर पर गैप रखा हमने ये जो गैप रखा ना, वो प्लेट का गैप, वो तो रखा 60 सेंटीमीटर का अप्रोक्सीमेट। मैं डाटा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ये 40 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट ले ली गई, 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 सेंटीमीटर। और हमने क्या किया, अब ये भी बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो, ये जो है यहाँ से जो है हमने जो है ये एक स्फीयर, छोटे छोटे जो स्फीयर होते हैं उस टाइप हमने स्ट्रक्चर बनाई। और ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग हमने ले ली 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इतना ले ली। अब देखो क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बात देखना ज़रा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात देखना ज़रा।
इंपॉर्टेंट बात देखना जरा मेरे दोस्तों प्यारे, देखो ये सेटअप उन्होंने किया। अब हुआ क्या, हमें प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव। हुआ क्या था, जैसे ही हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज रखेंगे, मान लो यहाँ पर अगर हमने लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को यदि मैंने यहाँ पर पुट किया प्राइमरी कॉइल में, तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना में होता क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर हाई वोल्टेज मिलेगा, अपने को हाई वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता था, हमें जो सेकेंडरी कॉइल पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलता था वो हाई मिलता था। अब ये वोल्टेज बहुत हाई है तो करंट भी बहुत ज़्यादा हाई बनेगी, और जब करंट बनेगी यानी इसमें से फ्लो होगी, तो प्यारे दोस्तों क्या होगा, ये जो प्लेट है ना ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो जाएगी, ठीक है ना, और ये अपने पास नेगेटिव चार्ज प्लेट हो जाएगी। अब नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। अब एक बात बताओ, इस वायर से हमने ये भी ब्रास का बना दिया, जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये चार्ज यहाँ से कंडक्टर से माध्यम से ट्रेवल होकर के यहाँ पर फैल जाएगा। इसको 2 सेंटीमीटर को मैं इरेज कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, एक बार। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज जो नुकीली जगहों पर ज़्यादा आएगा, हमें पता है ये बात। क्या बात हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज़्यादा अपने पास कम होगी उतना ही ज़्यादा उसके पास सरफेस डेंसिटी होगी, वॉल्यूम डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी हमने किया था। और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो होगा क्या, ये कौन सा सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स में होता क्या है, वोल्टेज जो है सडनली घटती है, बढ़ती है, और फिर मैक्सिमम जाती है, फिर रिवर्स होती है। तो वो सिचुएशन मान लेते हैं कि यहाँ पर जो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, वो सिचुएशन मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में कि वोल्टेज बढ़ रही है। तो जैसे ही, अच्छा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा मतलब इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी यहाँ से आउटपुट वाले में सेक्शन में, तो यहाँ पर ये चार्ज भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे। जैसे ही चार्ज ज़्यादा अमाउंट में आ जाएंगे तो ये चार्ज यहाँ पर फैल जाएंगे। तो इन दोनों जो अपने पास मैं बोलूँ इस वाले जो नोब है उसको मैं बोल देता हूँ, इस वाला जो सिरा है, जो स्फीयर है, उसको मैं बोल देता हूँ S1 डैश, और इसको मैं बोल देता हूँ S2 डैश, ठीक है ना, ये बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा प्यारे दोस्तों, समझ रहे हो तुम लोग, क्या तुम लोग समझ पा रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट का प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि होगा क्या फिर, ये जो स्फीयर है इनकी विसिनिटी में, इनके सराउंडिंग में जो एयर है वो क्या करने लग जाएगी, आयोनाइज होने लग जाएगी। आयोनाइजेशन समझते हो ना, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण इसमें जो इसके आसपास जो भी गैसेज हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो मीडियम है उसमें अपने पास आयंस क्रिएट होने लग जाएंगे, पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स बनने लग जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऐसे बहुत सारे, जितने अमाउंट में चार्ज बनेंगे उतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब एक बात बताओ, इस नोब के चारों ओर वो एटमॉस्फेयर बन गया जिस रीजन में आयंस हैं, बहुत सारे आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं। इसका मतलब कि वो जो मीडियम है ना, वो मीडियम एक कंडक्टिंग मीडियम बन गया। ये जो मीडियम है इन नोब S1 डैश और S2 डैश के चारों ओर जो मीडियम है वो एक कंडक्टिंग मीडियम बन गया। समझ रहे हो, कंडक्टिंग मीडियम। अब जो है ये चार्जेस, पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, या तुम ऐसे कह लो, कैसे भी बोल सकते हो कि ये जो इन S1 डैश और S2 डैश के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन आयनों को धक्का देगा। किन की तरफ, इन नेगेटिव चार्ज की ओर, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, रिपेल करेंगे, तो ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये नोब के ऊपर जाएंगे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। ये सडनली होगा, ठीक है ना, एक सडन स्पार्क मिलेगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना।
ड्यू टू हाई वोल्टेज, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट बात है, ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वी ऑब्जर्व ए स्पार्क, इंटेंस स्पार्क, स्पार्क, ठीक है ना, बिटवीन S1 डेज एंड S2 डेज। ये स्पार्क क्यों आया? क्योंकि हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट बनी, हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट बनी, हाई अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट, हाई अमाउंट इलेक्ट्रिक करंट। और बहुत सडन क्यों मिला? सडन इसलिए मिला क्योंकि देखो याद करो, वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पॉजिटिव मिलती है, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव में ऐसे ऑसिलेट करती रहती है। तो हम उस केस की बात करें जो चार्ज जो है वो बढ़ा, या मैं बोलूँ करंट की वैल्यू बढ़ी, तो सडन एक स्पार्क होगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा इस नेगेटिव चार्ज पर आएगा, ठीक है ना, एक स्पार्क होगा, क्रैकलिंग की आवाज़ भी आएगी। जैसे बादलों में बारिशों के समय, ठीक है, जब मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, मौसम जब बेईमान हो जाता है, जब मुसावन के मौसम में जो चल रहा है उसमें क्या होता है कि बादलों में बिजली कड़कती है। बिजली किस लिए कड़कती है? एक बादल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, हवाएं चलती रहती है, मीडियम कंडक्टिव होता है, हाई पोटेंशियल करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की फ्लो होती है, तो सारा का सारा चार्ज जो नेगेटिव को फ्लो होता है, इस फ्लो के दौरान एक सडन करंट अपने पास प्रोड्यूस होती है, वो आवाज़ पर पैदा करती है बहुत ज़्यादा कड़कड़ाहट की आवाज़, क्रैकलिंग, थंडर स्ट्रोम। तो वो वैसे ही फिनोमेना यहाँ पर भी होगा। अब जैसे ही करंट पॉजिटिव से, जैसे ये सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ जाएगा, यानी करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी, करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जैसे ही करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी तो करंट की डायरेक्शन में हमने रख दिया अंगूठा और अपनी अंगुलियों को मोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में पैदा होगा कि नहीं होगा? ये हमने बातें कर ली थी जी, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत मज़ा आ गया। ये करंट हो गई, ये फिंगर घुमाई हमने, चारों ओर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग गया। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सर, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, क्योंकि करंट इज इंटेंस, करंट इज इंटेंस, सो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी इंटेंस, और मैग्नेटिक फील्ड की रेंज भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया चारों ओर। मेरे को दिखाने दो अलग कलर से, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, करंट ऐसे गई तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हुआ। वाह भाई वाह सर, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, वाह सर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ओ सर जी वाह जी वाह, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ये जो है वो ऐसे होने लगा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आगे अपने तरफ, बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ ऐसे जा रहा है। वाह सर बहुत बढ़िया, ये ऐसे चलेगा, फिर आगे ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा जी, ओ हो। अब दूसरी साइकिल में क्या होगा? करंट ऐसे गई, ठीक है, फिर करंट वैसे जाएगी। अरे ऑल्टरनेटिंग सोर्स है यार, करंट तो वो करेगी ना, ऑसिलेट करेगी, बहुत बढ़िया, करंट ऑसिलेट करेगी। वाह सर, हमने तो वो सिचुएशन लिया जो करंट नीचे की तरफ गई, अदरवाइज करंट तो सर्कुलेट करेगी ना, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, बस ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ऑसिलेट करते रहते। याद करो वो दिन जब हमने इक्वेशन लिखी थी Q = Q0 cos ओमेगा t, याद करो हमने लिखा था ना वो इक्वेशन, हमने लिखा था ना Q = Q0 cos ओमेगा t होता जब चार्ज का जो ऑसिलेशन होगा ना, तो करंट का भी ऑसिलेशन होगा। वाह सर, तो माइनस का Q0 × ओमेगा साइन ओमेगा t आया था क्या, लेकिन माइनस प्लस हो गया था, क्यों? I = -dq/dt होता था, याद करो वो दिन। तो Q0 ओमेगा साइन ओमेगा t, तो करंट भी ऑसिलेट करेगी, चार्ज भी ऑसिलेट करेगा, बहुत बढ़िया शानदार मजा आ गया। जिसके कारण अपने पास करंट ऑसिलेट करेगी, चार्ज की वैल्यू, करंट बढ़ेगी घटेगी, तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग प्राप्त होगा। हर्ट्ज ने क्या करा, इसकी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर एक अपने पास एक रिसीवर रखा है, ये एक ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। ये जो ऑपरेटर्स मैं बना रहा हूँ ना, ये एक तरह से ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ट्रांसमीटर, जो ट्रांसमिट करे उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर, ठीक है ना, ट्रांसमीटर, ये ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। इसकी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर उन्होंने क्या किया, जैसे ये प्लेट है, ये ऐसी प्लेट है ना, ऐसी प्लेट है, ऐसी प्लेट है, इन प्लेट के जस्ट पैरेलल एक रिंग रख दी ऐसे। याद करना, रिंग की जो
रिंग की जो रखने की स्टाइल है ना, ये रिंग की जो स्टाइल है रखने की और इन प्लेटों की जो है वो आपस में पैरेलल है, समझ रहे हो। ऐसे नहीं है रिंग भाई, ऐसे नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, इसका प्लेन, इस प्लेटों का जो है वो प्लेन जो है ऐसे मैं बोलूँ, और ये रिंग का प्लेन वो पैरेलल है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने रखा, कैसे रखा, ऐसे रख दिया उन्होंने ऐसे रख दिया, और उन्होंने एंड के ऊपर सेम जो ब्रास के जो वो छोटे छोटे स्फीयर और लगा दिए, सेम टू सेम ये ब्रास के स्फीयर हमने लगा दिए। इसको बोल दिया मान लो S1 डबल डैश, इसको बोल दिया S2 डबल डैश, और ये रिसीवर का काम करने लग गया। अच्छा जी, रिसीवर देखो कैसे रिसीव करेगा। मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो होगा, आगे की ओर चलता रहेगा, ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ट्रेवल ऐसे ट्रेवल करेगा। ये आपको लग रहा होगा ये ऐसे है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, इस प्लेन, इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट नीचे की तरफ है, तो करंट जब नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, और कोइल ऐसे रखी है, तो इसके एरिया से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक है ना। इस प्लेन के बाहर की ओर यदि मैं बात करूँ, ये डॉट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डॉट है, एक तरह से यहाँ से डॉट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है। जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब फ्लक्स भी वेरी करेगा, मतलब डी फाई बी अपॉन डी टी क्या होगा, वेरी करेगा, डी फाई बी अपॉन डी टी आएगा, ठीक है ना। तो इस कोइल के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की तरफ निकल रहा है, जो चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होगा बिल्कुल होगा, वो जो ईएमएफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, ईएमएफ के इक्वल होगा। ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फैराडे सेकंड लॉ, तो ये होगा। इससे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा इस कोइल में। वो ईएमएफ किस प्रकार से जनरेट होगा, वो इस प्रकार जनरेट होगा ताकि ये घटा सके, तो करंट इस प्रकार से जनरेट होगी इसमें ऐसे। तो किस प्रकार से करंट जनरेट होगी, और यहाँ पर जो अपने पास हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव 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 स्पार्क मिला हमें, नेगेटिव 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 स्पार्क मिला, सेम स्पार्क यहाँ पर भी मिला, यहाँ पर स्पार्क मिला, वी गेट सेम स्पार्क, इंपॉर्टेंट बात है, वी गेट या ऑब्जर्व, ठीक है ना, वी ऑब्जर्व द सेम स्पार्क, द सेम स्पार्क, द सेम स्पार्क at receiver at the location of receiver, at the location of receiver, at the receiver लिख दो ना यार, at the receiver। अब उतना वैसा स्पार्क हमने यहाँ पर भी प्राप्त किया। एक बात बताओ, करंट जब फ्लो होने लग गई तो करंट मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब कोई तो है जो यहाँ पर जो है। अच्छा, करंट कैसे फ्लो होने लग गई भाई, करंट मतलब एनर्जी, यहाँ पर करंट का कोई सोर्स है क्या, जी नहीं है, तो वो करंट जो है वो एनर्जी वो इसके पास कहाँ से आई, कुछ न कुछ तो यहाँ से एनर्जी ट्रेवल की है, और वो एनर्जी जो है कौन ट्रेवल करवाता है, एनर्जी का कैरियर कौन होता है, वेव जो है वो वेव जो है एक तरह से क्या है, एनर्जी को कैरी करता वेव, ठीक है ना। वेव जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो अपने साथ क्या लेके चलता है, एनर्जी, मोमेंटम, वो कैरी करता है। तो ये वेव ऐसा चली, किस प्रकार से कोई ना कोई वेव तो चली है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर वो वेव है जो अपने पास मैक्सवेल साहब ने बताया था, मतलब इट प्रूव्स दैट देयर इज हियर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ से पता चला, अच्छा जी, मतलब एनर्जी को हम इस तरह से भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं। और फिर क्रांति आ गई, सैलाब आ गया चारों ओर। बोला कि ये क्या हो गया भैया, बोले ये क्या हो गया, मतलब वहां आप कुछ कर रहे हो, और 10 मीटर की दूरी पर या 3-4 मीटर की दूरी पर यहाँ हमने देखा तो हम वहां भी कुछ होने लगा।
ठीक है ना। जब 2-3 मीटर की दूरी पर कुछ कुछ वहाँ कर रहे हैं हम, और यहाँ पर भी कुछ कुछ होने लगा, और जो क्या होने लगा आपको पता ही है, करंट फ्लो होने लगी, जो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक भी जनरेट होने लगा, सेम स्पार्क यहाँ पर भी पैदा होने लगा। इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो यहाँ तक आके पहुँच गई, यानी यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुँची। तो वो जो है कुछ कुछ होने लगा, और हमने बोला कि हाँ भाई साहब जो मैक्सवेल जो थे वो सही बोल रहे हैं, दैट मैन इज ट्रूली सेइंग करेक्ट, ठीक है ना। ये बात है, एक सेकंड देखने दो मेरे को। ओके अब सही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैक्सवेल साहब तो सही बोल रहे हैं, मैक्सवेल साहब तो सही बोल रहे हैं, मतलब वास्तव में वहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जिस्टेंस है, और वो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई। वाह सर, यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया, करंट जनरेट होगी, रिसीवर, और फिर जो है एम्पियर साहब आए, उन्होंने बोला कि मैं भी खोज करूँगा आगे। और ये तो बेसिक जो स्ट्रक्चर थी वो हर्ट्ज ने दे दी। हर्ट्ज ने ये बता दिया कि यस, ए वेव that is said by the Maxwell, that was the electromagnetic wave, really exist, and here you can see the procedure where I have generated the electromagnetic wave। तो जो इनिशियल जो स्पार्क थी ना, जो चिंगारी थी पैदा कर दी थी सारे फिजिसिस्ट के बीच में, सारे साइंटिस्ट के बीच में हर्ट्ज ने पैदा कर दी थी। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट आए, फिर एम्पियर साहब आए, एम्पियर के बाद में अपने पास वो आगे आगे अलग अलग साथ फिजिसिस्ट आए, फिर मार्कोनी आए साइंटिस्ट। मार्कोनी ने तो कितने किलोमीटर तक अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर दी। आज जो हम फ़ोन से बातें करते हैं, आज जो अपने रिलेटिव से, आज अपने फ्रेंड से हम जो बातें करते हैं, जो तुम रात को बातें क्या करते हो ना, मुझे पता है। तो रात को जब तुम बातें करते हो, वो बातें कर किस लिए रहे हो पता है? ये हर्ट्ज ने बताया था। अब आज जब भी बातें करो उससे पहले हर्ट्ज को जो है थैंक यू करना, क्योंकि हर्ट्ज नहीं होता तो आज आप बातें नहीं कर पाते। आपका जो प्रिय है वो बहुत किलोमीटर दूर रहता है, हजारों किलोमीटर दूर रहता है, और आप चुटकी में बात कर लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो। किसकी वजह से? हर्ट्ज साहब की वजह से, मैक्सवेल साहब की वजह से, फिजिक्स की वजह से, ठीक है ना। तो जब भी आप बात करो तो फिजिक्स को थैंक यू कहना, हर्ट्ज साहब को थैंक यू करना, और किसको थैंक यू करोगे? अपने पास मैक्सवेल साहब को थैंक यू करना कि यस थैंक यू मैक्सवेल साहब, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी। इसके बिना मैं अपने प्रिय से, मैं अपने फ्रेंड से बातें नहीं कर सकता, मैं अपने माता पिता से, मैं अपने गुरुजनों से बातें नहीं कर पाता। तो ये बात उन्होंने की, और ये एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन दिया। किसने? हर्ट्ज ने दिया कि ऐसा ऐसा होता है। जब हमें ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करवाएं, यहाँ पर ऑसिलेशन हुए थे, ठीक है ना, चार्ज का ऑसिलेशन, करंट का ऑसिलेशन जब होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो पास होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और हमने देखा करंट हमें मिली, ये रिसीवर हो गया, ये हो गया। अच्छा, जब ये एलसी ऑसिलेशन करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? सर इनकी एलसी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो सर वो होती है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होती है न्यू इज इक्वल टू अपने पास 1/√LC। ओमेगा बोल दो ना यार, ओमेगा बोल दो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/√LC होता है। अब फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है तो कैपेसिटेंस को घटा देंगे, एल को भी घटा देंगे, जिससे हमें हायर फ्रीक्वेंसी रेंज की हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल जाएगी। अच्छा, जैसे याद है क्या आपको वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत सारी होती हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, ठीक है ना, गामा रेज, ठीक है ना, एक्स रेज, ठीक है ना, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है ना, यूवी हो गया, फिर विजिबल हो गया, ठीक है, यूवी हो गया, फिर हो गया विजिबल हो गया, इसी में आ गया विजिबल आगे, ठीक है ना, फिर इंफ्रारेड हो गया, ठीक है, फिर माइक्रोवेव हो गया, ठीक है ना, और फिर हो गया रेडियो वेव। बहुत बढ़िया। तो यहां से जब मैं यहां चलूं ना तो फ्रीक्वेंसी घटती है,
इस तरफ चले हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, गामा रेज बहुत पावरफुल होती हैं, भेद कर चली जाती है। तो हायर फ्रीक्वेंसी हम गेन नहीं कर सकते, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे रेडियो वेव। क्योंकि भैया एक बात बताऊं तुम्हें बता दूं बात, हायर फ्रीक्वेंसी अगर जनरेट करनी है ना, मतलब इसकी वैल्यू बहुत बहुत कम होनी चाहिए। हायर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना है, इसका मतलब जो चार्जेज है, ये ओमेगा जो है ओमेगा बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स ही तो होते हैं पर सेकंड, तो नंबर ऑफ साइकिल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी को हम जनरेट नहीं कर पाते डे टू डे लाइफ में। कितनी हो सकती है, 10⁻11, 10⁻12 मैक्सिमम हर्ट्ज, इतना ही जा पाता है, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम जनरेट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होता है। इसलिए हम हमारे जो नॉर्मल जो ऑसिलेटर होते हैं ना, कोलपिट ऑसिलेटर, पता नहीं कौन कौन से आते हैं, हार्टले ऑसिलेटर आते हैं, क्लेप ऑसिलेटर आता है, कोलपिट आते हैं, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन पैदा नहीं कर पाते। इसलिए हम केवल मिनिमम लो रेंज की हम जनरेट कर पाते हैं। रेडियो वेव को हम अच्छे से जनरेट करते हैं, तो आपको पता ही होगा। इंफ्रारेड को हम जनरेट कर पाते हैं, करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल। तो ये इस प्रकार से ऑसिलेशन हमें मिला, ये हर्ट्ज आपने बताया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये फ्रीक्वेंसी बनाया, ये बताया। अच्छा जी, फिर प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। ओ हो, मैंने और कुछ भी बताना था मेरे को एक बात बतानी थी। जब ये जो हर्ट्ज साहब थे, इन्होंने इस रिसीवर को, ठीक है ना, इस रिसीवर को, जैसे ये प्लेट थी ऐसे पैरेलल, ये पैरेलल प्लेट थी ऐसे, इसी के पैरेलल इसी के समांतर उन्होंने अपने रिसीवर को ऐसे रखा, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आया और वो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके चला गया, जिससे फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट में मिली। लेकिन जब इस रिसीवर को अगर मैं ऐसे कर दूँ ना, मतलब इसके प्लेन को परपेंडिकुलर कर दूँ, इन प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर कर दूँ, तो हमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं मिली, क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ही नहीं। इसका मतलब फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, और वो वेव के परपेंडिकुलर होते हैं। वेव की जो प्रोपोगेशन होती है ना, वेव की जो ट्रैवलिंग है, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से पता चला कि जो है ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो ट्रांसवर्स जो नेचर है, यानी ट्रांसवर्स जो टाइप की जो वेव होती है, वो कैसे पता चला, ट्रांसवर्स जो वेव पता चला वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पता चला इसी से। अच्छा जी, ओके। और फिर हर्ट्ज ने ये भी बताया कि भैया ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, वो सारी जो वेव के गुणधर्म फॉलो करती हैं, रिफ्लेक्शंस हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, सारे फिनोमेना फॉलो करती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये सारे जो फॉलो करती हैं। डिफ्रैक्शंस हो गया, पोलराइजेशन भी उन्होंने बताया प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, पोलराइजेशन बनाया, डिफ्रैक्शन बताया, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, स्कैटरिंग भी उन्होंने बता दिया। ये सारी जो फिनोमेना है ये फॉलो करती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की उन्होंने बताई दी थी स्पीड, तो उससे मैक्सवेल साहब से वो तो हो गया था, ठीक है ना। तो ये इन्होंने प्रूव किया, हर्ट्ज भाई साहब ने अपना एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट लेके आए थे, बहुत ही बढ़िया। हेनरिक हर्ट्ज ने अच्छे से उन्होंने प्रूव करके बता दिया, और फिर एक क्रांति आ गई थी। और फिर उन्होंने बताया कि ये वेव होती हैं भैया, क्या होती हैं, वेव एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो आज आप पढ़ रहे हो ना सब कुछ, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आज आप मूवी थिएटर में जाकर अपनी दोस्त के साथ, अपने प्रिय के साथ जाकर मूवी देखाते हो, ठीक है ना, ये पहले अवेलेबल नहीं था। आज बड़े आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो जाते हो, ठीक है ना, भावुक हो जाते हो, पहले नहीं थे। पहले फ़ोन था क्या, नहीं था। क्या फ़ोन पर बातें होती, नहीं थी। एक इंसान जब चला गया एक बार के लिए दूर, तो पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं उसको आने में, ट्रांसपोर्टेशन भी तो ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। आज तो आप तुरंत बातें कर लेते हो। सोचो वो दिन कैसे रहे होंगे जब एक इंसान चला जाता था, 1 साल बाद में लौट कर आता था, ना बातें, ना कोई फ़ोन, ना कोई उसका चेहरा। अचानक से जब वो आता था उसको देखते हो, रे भैया यही है क्या वो, ये वो मेरा प्रिय यही है क्या, वो बदल गए तो,
पता ही नहीं क्या चला रहा है, क्या चक्कर चला। आज तो तुम फ़ोन घुमा देते हो, थोड़ा सा भी दूर हुआ कि धक धक होने लगी, अरे भाई कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं जाएगा, तो फ़ोन पर करते रहते हैं बातें, ठीक है ना। तो अटैचमेंट बना रहता है, अदरवाइज़ फ़ोन ना हो तो वो अटैचमेंट भी नहीं रहते। वो सुना है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो आँखों से जो दूर हो गया वो मन से भी दूर हो गया, वो पहले होता था हाँ, लेकिन आज तो कहाँ हम आँखों से दूर होने देते हैं, कहाँ हम अपने कानों से दूर होने देते हैं। हम तो तुरंत फ़ोन मिलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, घंटों घंटों, 2-2 घंटों, 3-3 घंटे बातें चलती रहती हैं। वो दिन गए, वो दौर गया प्यारे दोस्तों। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये ओनली पॉसिबल है, ये ऐसे जो लोग आते हैं, जो हर्ट्ज आते हैं, जो एम्पियर साहब आते हैं, जो मैक्सवेल साहब, जो फिजिक्स जो आती है ना, वो सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी का, और उन जिंदगियों के ऊपर आप जो है वो बातें करते हो, ठीक है ना। तो करो, बातें करने की मना नहीं किया जा रहा, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी बातें करो तो धन्यवाद देना किसका? मैक्सवेल साहब का। धन्यवाद देना हर्ट्ज साहब का। धन्यवाद उन वीरों को जिन्होंने अपनी 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 कुर्बानी, अपनी बलिदानी दी थी। वो याद करना उन भगत सिंह जैसे वीरों को, याद करना उन सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और वी डी सावरकर जैसे, गांधी जैसे लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान, अपने जीवन की आहुति दे करके, ठीक है ना, आपको बचाया। आप आज आप सुकून की नींद ले रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा हो रहा है लगता है मुझे, ठीक है। तो फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये हो गया ये। अब नेक्स्ट लेक्चर करते हैं बढ़िया। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ स्पेक्ट वो बताएंगे हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या होते हैं उनको बताएंगे, कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। चलो ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए क्या करना है? स्टे हेल्दी, स्टे एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड, ठीक है ना। और ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, ये दिमाग में बैठ गया एकदम, ठीक है। वापस से एक मिनट के अंदर बता दूं इसको, तुम कहो तो बता दूं 1 मिनट के अंदर जल्दी से, ठीक है। ओके, सुनो, ठीक है। तो हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट में हमने लिया एक ट्रांसफॉर्मर, जिसको हमने बोला था म्यूचुअल, जो इंडक्शन कोइल्स हमने बोला, इसमें एक म्यूचुअल फिनोमेना होता है, इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। जैसे ही हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को ले रहे हैं, जिसमें करंट की वैल्यू बढ़ती है, तो जैसे ही इस वायर में से करंट की वैल्यू सडनली बढ़ेगी, क्योंकि हम हाई पावर का सोर्स ले रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो अपने हाई वोल्टेज का है, तो यहाँ पर स्टेप अप में तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ये कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हो जाएगा। और यहाँ से हमने 2 छोटे छोटे स्पीयर जो ब्रास मेटल के वो उनको हमने अटैच कर दिया, जिससे जो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्जेज हैं वो इस छोटे से रीजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है कि जो नुकीली सतह है वहाँ पर चार्जेज की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनका यूज़ है, हमने इन दोनों को इसीलिए यूज़ लिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होगा, सडनली एक करंट जो फ्लो होगी, ठीक है ना। क्योंकि करंट फ्लो क्यों हुई? क्योंकि चारों ओर जो रीजन था, जो उसके विसिनिटी थी, वहाँ पर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो गए। वहाँ से क्या हो गया, करंट फ्लो होगी। जैसे करंट फ्लो होगी, इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जब इस रिसीवर की जो कोइल है, उसकी जो एरिया है, उस एरिया से पास होगा, चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज हो रहा है, तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है ना। इस एरिया से वो फ्लक्स में चेंज होगा। उस फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के कारण यहाँ पर भी हमें करंट, मतलब स्पार्क मिला, और वो स्पार्क ये बताता है यस देयर इज ए एग्जिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट वाज डिस्कसिंग बाय द मैक्सवेल। तो ये इन्होंने बताया, और ये एग्जिस्टेंस बताया कि हाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एग्जिस्ट करती है भाई साहब। उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई, फ्रीक्वेंसी उन्होंने बताई, कैसे कैसे आप जनरेट कर सकते हो। हम रेडियो वेव को जनरेट कर रहे हैं, माइक्रोवेव को, इंफ्रारेड, हायर जो अपने पास जो वेव्स हैं उनको हम जनरेट कर नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टफ काम है, ठीक है ना, करंट को जो ओसिलेट करवा पाना, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया, ये बातें थी सारी, ठीक है। इनको लिख लेना, नोट्स बना लेना। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग हेल्दी फूड। आई विल मीट यू नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।